रहा था अपना। गुड मॉर्निंग सभी को। अग्नाशय ग्रंथि हो गई थी कल अपनी, यानी ग्रंथि वाला चैप्टर समाप्त हो गया था। अब नया चैप्टर लिखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण का मतलब होता है घुमाना। हमारे शरीर में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे भोजन है, ऑक्सीजन है, इसका पूरी बॉडी में परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है। इस सभी का अध्ययन हम करते हैं और इस सबका सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड के माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। तो इसमें अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसकी खोज करता है, प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो आंसर होगा मित्रों विलियम हार्वे। क्या होगा? विलियम हार्वे। और रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एंजियोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंजियोलॉजी में किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है। क्योंकि सारा काम किसके माध्यम से होगा? इसमें ब्लड के माध्यम से होगा। इसमें अपन रक्त पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके अलावा धमनी, शिराएं, हार्ट, बीपी, शुगर, बीपी के अलावा हार्ट धड़कन वगैरह है, पल्स रेट वगैरह है, कुछ बीमारियां वगैरह हैं, हार्ट अटैक वगैरह। इसके अलावा इसमें ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। सारी चर्चा अपन इसी टॉपिक में करने वाले हैं। एक प्रश्न आता है कि रक्त क्या है, तो याद रखना रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक होता है। क्योंकि रक्त में आरबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ये सब इकट्ठा होकर के ऊतक टिश्यू का निर्माण करते हैं। रक्त की यदि प्रकृति के बारे में बात करें, नेचर ऑफ ब्लड, तो रक्त की प्रकृति होती है हल्की क्षारीय। यानी रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, यानी एल्कलाइन होता है। और इसकी पीएच की यदि अपन बात करें तो रक्त की पीएच होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4 होती है। रक्त का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? हीमेटोलॉजी में किया जाता है। रक्त का यदि जब हमारे शरीर में निर्माण होता है तो उसको कहा जाता है हीमोपोइसिस। क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस। और जब रक्त नष्ट होता है या आरबीसी नष्ट होती है तो नष्ट होना कहलाता है हीमोलाइसिस। क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। एक प्रश्न आता है कि सामान्यतया ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री पर रखा जाता है। तो सामान्यतः ब्लड बैंक में ब्लड को 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्राय 21 दिनों तक तथा अधिकतम 142 दिनों तक रखा जाता है। सॉरी, अधिकतम 42 दिनों तक रखा जा सकता है, रखा जाता है। अगर ब्लड को बहुत लंबे समय तक और सुरक्षित रखना है, महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल तक भी ब्लड को रख सकते हैं। ब्लड तो एक मान लो घी से भी ज्यादा है, ये घी खराब नहीं होता ना, ऐसे ब्लड भी खराब नहीं होता। ब्लड को अपन लंबे समय तक भी सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ये पूछ जाता है कि ब्लड को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में ब्लड को सोडियम सिट्रेट, इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है सोडियम सिट्रेट या सोडियम डेस्ट्रेट, मिलाकर कई वर्षों तक सुरक्षित
रखा जा सकता है। ब्लड को 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में ब्लड को सोडियम सिट्रेट मिलाकर के कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। निर्माण कहलाता है हीमोपोइसिस। नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। रक्त के यदि हम संगठन की बात करें, रक्त का संगठन की यदि हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन की बात करें तो रक्त में लगभग 45% भाग में तो पाई जाती हैं रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। और इसका लगभग 55% भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यानी जब ब्लड में से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स निकाल दी जाएं तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और इसकी पीएच भी कितनी होती है? 7.4 होती है। फिर इस प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो इसमें लगभग 90 से 92% तो क्या पाया जाता है? जल। और लगभग इसमें 7 से 8% में प्रोटीन तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती हैं इसके अंदर? प्रोटीन की यदि हम बात करें तो सबसे एक प्रोटीन पाई जाती है पहली, जिसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है? हेपेरिन। और हेपेरिन क्या काम करती है? ये रक्त प्रति स्कंदक का कार्य करती है, एंटी कोगुलेंट का काम करती है। एक प्रश्न आता है कि हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त जमता नहीं है, क्यों? धमनी शिराओं में रक्त जमता नहीं है, क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि रक्त को जमने से रोकती है। ये एंटी कोगुलेंट का कार्य करती है। दूसरी एक है जिसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या काम करती है? प्रतिरक्षी निर्माण का कार्य करती है। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का कार्य कौन करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है। इनको कहते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। इसका कार्य ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है। और तीसरी एक प्रोटीन होती है इसके अंदर, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या काम करती है? रक्त का थक्का निर्माण का कार्य करती है। थक्का निर्माण का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब होता है जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो रक्त लगातार शरीर से बाहर बहता रहता है, 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड का बहना रुक जाता है, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। एक शरीर में रक्त की मात्रा भी पूछी जाती है कि हमारी बॉडी में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। या हम कह सकते हैं कि जितना एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन होता है उस वजन का लगभग 7% होता है रक्त। जैसे किसी का वजन 60 किलो है तो 60 किलो का लगभग 7% क्या होगा? उसमें ब्लड होगा। और अपन कहते हैं ना 1 यूनिट ब्लड 2 यूनिट ब्लड, तो 1 यूनिट ब्लड में लगभग कितना ml ब्लड होता है? याद रखना 350 ml ब्लड होता है। कितना ml ब्लड होता है? 350 ml। फिर हम पर इसमें पढ़ेंगे फिर रक्त कणिकाओं के बारे में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में। ये नोट कीजिए, बना लो ऐसे। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू। प्रकृति होती है हल्की क्षारीय, पीएच होती है 7.4। अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। निर्माण कहलाता है हीमोपोइसिस। नष्ट होना कहलाता है हीमोलाइसिस। पोइसिस या जेनेसिस का मतलब होता है बनना और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ब्लड बैंक में ब्लड को कितने पे रखा जाता है? 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, सामान्यतया 21 दिनों तक और अधिकतम 42 दिनों तक रख सकते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल N2 की उपस्थिति में ब्लड को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, 10 वर्ष तक भी सुरक्षित रख सकते हैं। शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर या वजन का 7% होती है। 1 यूनिट ब्लड में कितना ml ब्लड होता है? 350 ml। 45% भाग में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं और 55% भाग में क्या होता है? प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पसल्स। रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स। सबसे पहली है इसमें आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स इसका नाम है। और इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स।
क्या कहते हैं इनको? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है इनको। आरबीसी का ही दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले हम बात करें तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी के जन्म स्थान की बात करें तो आरबीसी का जन्म स्थान होता है लाल अस्थि मज्जा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड बोन मैरो। ये अस्थि मज्जा क्या होती है? हमारी जो लंबी पतली हड्डियां होती हैं, जैसे हमारी फीमर है, टिबिया फिबुला है, इन हड्डियों के मध्य में एक बीच में लंबी पतली गुहा होती है। इस गुहा को कहा जाता है मज्जा गुहा। क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। इस मज्जा गुहा में एक विशेष प्रकार का तरल द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसको कहा जाता है अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं इसको? अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है बोन मैरो। एक तो होती है लाल अस्थि मज्जा और एक होती है श्वेतिया पीली अस्थि मज्जा। जो लाल वाली अस्थि मज्जा है इसमें तो आरबीसी का निर्माण होता है, और श्वेत या जो पीली होती है इसमें क्या बनती है? डब्ल्यूबीसी बनती है। क्या बनती है? डब्ल्यूबीसी। और इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट कोशिकाएं। और जब ये मेगा कैरियोसाइट कोशिकाएं टूटती हैं तो टूटने के बाद क्या बन जाती हैं? इनसे प्लेटलेट्स बन जाती हैं। यानी हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण हमारी हड्डियों के द्वारा होता है या अस्थि मज्जा में ही होता है। तो इसका जन्म स्थान क्या हो जाएगा? लाल अस्थि मज्जा। फिर हम बात करते हैं कि इसका कब्रिस्तान क्या होगा। तो इसका कब्रिस्तान होता है प्लीहा, या इसको हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं, या इसको स्प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्लेन। और प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। और इसको शरीर का बूचड़ खाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का बूचड़ खाना, क्योंकि यहाँ आरबीसी मरती हैं, खून मतलब एक तरीके से ब्लड फैला रहता है, ब्लड रहता है यहाँ पर, इसको बूचड़ खाना कहते हैं। आरबीसी की यदि संख्या की बात करें तो आरबीसी की संख्या होनी चाहिए हमारे शरीर में 40 से 60 लाख प्रति घन मिमी, या एमएम क्यूब भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? एमएम क्यूब कह सकते हैं। और इसका जो मापन किया जाता है ना, संख्या का जो मापन करते हैं वो मापन किया जाता है हीमोसाइटोमीटर द्वारा। इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है। अगर संख्या में कमी हो जाती है, अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। और यदि संख्या में अधिकता हो जाती है तो उसको कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। कमी को तो क्या कहते हैं? एनीमिया। अधिकता क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। कौन से रोग में इनकी संख्या कम पड़ जाती है? तो याद रखना, मलेरिया में कम पड़ जाती है। मलेरिया में आरबीसी की संख्या क्या पड़ जाती है दोस्तों? कम पड़ जाती है। एड्स में तो पड़ती है डब्ल्यूबीसी की, मलेरिया में पड़ती है आरबीसी की, और डेंगू में पड़ती है प्लेटलेट्स की। डेंगू में क्या कम हो जाती हैं? प्लेट्स कम हो जाती हैं। एक प्रश्न आता है कि स्तनधारी वर्ग के जो जीव हैं, स्तनधारी वर्ग को कहते हैं मैमेलियन। मैमेलियन में अपन सभी लोग आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, बंदर, भालू, बिल्ली। जिसमें दूध पिलाने के लिए महिलाओं में स्तनधारी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं फीमेल के अंदर, उनको मैमेलियन कहा जाता है। और स्तनधारी वर्ग के जो जीव होते हैं, इन जीवों की आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस, केंद्रक को कहा जाता है न्यूक्लियस, नहीं होता है या नहीं पाया जाता है। यानी हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं इस दुनिया में, एक्सेप्शन हैं, जिनका नाम है ऊंट व लामा। ये दो जंतु ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी अन्य किसी जीव की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो ये क्या है? अपवाद हैं। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह होता है। तो आरबीसी का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से O2 का परिवहन करती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती हैं। तो ये रही हमारी पहली कणिका जिसका नाम क्या है? आरबीसी। नोट करो।
नेक्स्ट लिखिए WBC। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और इसका पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसका दूसरा नाम है। WBC का जीवन काल जो होता है वो होता है लगभग 2 से 8 दिन। कितना होता है? 2 से 8 दिन होता है। जन्म स्थान की बात करें तो WBC का जन्म स्थान अभी अभी पता चली गया अपन को, वो अस्थि मज्जा बोन मैरो वाला, तो उसको हम कह सकते हैं श्वेत अस्थि मज्जा या हम कह सकते हैं पीली अस्थि मज्जा। एक चीज याद रखना, यदि श्वेत या पीली ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आंसर लाल अस्थि मज्जा ही करके आना है। 10th क्लास की जो नई एनसीईआरटी किताब है उस राजस्थान बोर्ड की, उसमें लाल अस्थि मज्जा ही दे रखा है। कई बार होता क्या है, जब प्रश्न विवाद में आ जाता है ना तो फिर एनसीईआरटी वैलिड मानी जाती है। ठीक है, तो लाल अस्थि मज्जा करके आना यदि नहीं है तो। हालांकि ऐसा नहीं कि 100% एनसीईआरटी सही हो, 1% उनमें भी मिस्टेक है, लेकिन बहुत कम है, न के बराबर है। कम से कम मानती तो है सरकार उनको, उससे उन विवाद तो लगा सकते हैं, ये तो है। भाई तुमने तो लिख के दिया बोर्ड में, हालांकि कई बार नहीं भी मानती। अब जैसे रीट में चल ही रहा है, रीट भर्ती परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको नहीं मान रही, अब कोर्ट में याचिका लग चुकी है, अब देखो क्या रिप्लाई आता है। कई बार नहीं भी मानती, ऑलमोस्ट मान लेती है। अब रीट में तो क्या है, घपलेबाजी इतनी सारी हो गई कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बाकी ऑलमोस्ट मान लेती है, क्योंकि भाई उन्होंने तो किताब बनाई है। अब वो ही गलत लिख रहे हैं तो हम क्या करें, बच्चे तो उसी को पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, तो मान लिया जाता है, ये है। WBC की संख्या की यदि हम बात करें तो WBC की संख्या होती है 5000 से 10,000 प्रति घन mm। कितनी होती है? 5000 से 10,000 प्रति घन mm। अगर संख्या में कमी हो जाए, अगर संख्या में कमी हो जाए तो उसको कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया। और यदि संख्या में अधिकता हो जाए, अगर 10,000 से ज्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। WBC की अधिकता क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। हमारे शरीर में आरबीसी और WBC का अनुपात क्या होता है? आरबीसी तथा WBC का अनुपात यदि पूछा जाए तो लगभग होता है 600:1 या लगभग होता है 500:1। यानी जहां WBC एक एक होती है ना, वहां आरबीसी लगभग 500-600 होती है। आरबीसी लगभग 500-600 होती हैं, क्योंकि जैसे ये तो मैक्सिमम, वो तो कितनी थी, 40 से 60 हजार, 60 हजार, ये 10,000, 4 जीरो काट दोगे क्या बचेगा? 600:1 या लगभग 50। अब सब में फिक्स नहीं होती 60,000 ही हो, 50 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है। तो एवरेज वैल्यू है 600:1 या 500:1। WBC के यदि मेन काम की बात करें तो WBC का मेन कार्य होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड कराना या प्रतिरक्षा प्रदान करना। किसका काम होता है? WBC का काम होता है। एड्स में किसकी कमी हो जाती है? WBC की कमी हो जाती है। WBC के भी अभी प्रकार हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अगर WBC में भी जैसे प्रकार दे दें तो लिम्फोसाइट होता है एक प्रकार, और लिम्फोसाइट की कमी होती है एड्स में। लिम्फोसाइट भी फिर दो प्रकार की हो जाती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो फिर आंसर आएगा टी लिम्फोसाइट। किसकी कमी होती है? टी लिम्फोसाइट की। तो एड्स में किसकी कमी हो जाती है? WBC की कमी हो जाती है। और WBC, RBC, WBC प्लेटलेट्स, इन तीनों में से एकमात्र WBC है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी इन दोनों में केंद्रक नहीं होता है। तो इसमें अनियमित प्रकार का केंद्रक होता है। अनियमित का मतलब होता है जिसका कोई आकार आकृति निश्चित नहीं होती है, अनियमित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर। अब ये WBC जो होती है ये दो प्रकार की होती है। WBC जो होती है
ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी, और एक होती है ए कणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी लगभग 70% पाई जाती हैं, और अकणिका में डब्ल्यूबीसी लगभग 30% पाई जाती हैं। कणिका में डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स, एक होती है इओसिनोफिल्स, और एक होती है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो होती है ये संख्या में सर्वाधिक पाई जाती हैं। प्रश्न बनता है संख्या में सर्वाधिक कौन सी डब्ल्यूबीसी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। लगभग कितना परसेंट होती हैं? 65%। इनका मेन कार्य होता है हमारी बॉडी में यदि कोई बैक्टीरिया जीवाणु चला जाता है तो ये जीवाणुओं को भक्षण कर लेती है, खा जाती हैं जीवाणुओं को, इसलिए इन्हें रक्त का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। इओसिनोफिल्स क्या काम करती हैं? जब कोई बॉडी में एलर्जी हो जाती है, कोई इंफेक्शन हो जाता है, तो ये क्या काम करती हैं? एलर्जी के विरुद्ध कार्य करती हैं। और बेसोफिल्स क्या होती हैं? इन बेसोफिल से तीन पदार्थों का स्त्राव होता है। कितने पदार्थों का? तीन पदार्थ इससे निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एक पदार्थ तो इससे निकलता है जिसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन। क्या नाम है? हिपेरिन प्रोटीन। और हिपेरिन प्रोटीन क्या काम करती है? रक्त प्रति स्कंदक का कार्य करती है। अभी अपन ने पढ़ा था रक्त को जमने से रोकती है। दूसरा जो है दोस्तों उसका नाम है सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन क्या काम करता है? रक्त वाहिनियों को सिकोड़ता है। क्या काम करता है ये? रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने का कार्य करता है। रक्त वाहिनी में रक्त बहता है तो रक्त धमनियां सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। और फैलाने का काम करता है हिस्टामीन। कौन करता है? हिस्टामीन। और हिस्टामीन क्या काम करता है? रक्त वाहिनियों को फैलाता है। क्या काम करता है? रक्त वाहिनियों को फैलाने का काम कौन करता है? हिस्टामिन करता है। और तीनों पदार्थों का स्राव किससे होता है? बेसोफिल से होता है। तो कणिका में कितने प्रकार की हुई? तीन प्रकार की। और अकणिका में जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है मोनोसाइट्स, और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, यदि सबसे बड़ी पूछी जाएगी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो फिर आंसर क्या होगा? मोनोसाइट होगा। और सर्वाधिक संख्या में पूछे तो फिर आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स होगा। और इनका जो मेन कार्य होता है वो होता है मृत ऊतकों की सफाई करना, इसलिए इसको शरीर का अपमार्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का अपमार्जक या डिटर्जेंट किसको कहते हैं? मोनोसाइट्स को कहा जाता है। और इसका बी पार्ट है दोस्तों जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या काम करती हैं? ये शरीर को प्रति रक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं, इम्यूनिटी पावर ये प्रोवाइड कराती हैं। और ये लिम्फोसाइट भी आगे जाके दो प्रकार की हो जाती हैं। अभी बताया था मैंने, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। यह बी और टी का मतलब क्या है? टी का मतलब तो होता है कि इनका जो निर्माण होता है ना वो थाइमस ग्रंथि में होता है। कहां पर निर्माण होता है इनका? थाइमस ग्रंथि में। और बी का मतलब होता है कि बोन मैरो में इनका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, तो उनको क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट। और थाइमस ग्रंथि में होता है तो टी लिम्फोसाइट। और याद रखना एड्स में इनकी ही कमी हो जाती है। एड्स में किसकी कमी हो जाती है? टी लिम्फोसाइट की ही कमी हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट रहा डब्ल्यूबीसी का डिस्क्रिप्शन। दो प्रकार की है कणिका में, अकणिका में। कणिका में तीन प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल्स लगभग 65%,
जीवाणुओं का भक्षण कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स। शरीर का पुलिसमैन किसको कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। एलर्जी के विरोध में कौन काम करता है? इयोसिनोफिल्स। तीन पदार्थों का स्राव किससे होता है? बेसोफिल। बेसोफिल्स को मास्ट कोशिका भी कहा जाता है। पहला पदार्थ क्या है? हिपेरिन। क्या काम करता है? रक्त प्रतिस्कंदक, एंटीकोगुलेंट का। सीरोटोनिन क्या काम करता है? रक्तवाहिनियों को सिकोड़ता है। और हिस्टामिन क्या काम करता है? रक्तवाहिनियों को फैलाता है। एक कणिका में कितने प्रकार की है? दो। पहली बोलो, मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। मृत ऊतकों की सफाई कौन करता है? शरीर का अपमार्जक किसको कहते हैं? मोनोसाइट को। और लिम्फोसाइट कितने प्रकार की है? दो। बी का मतलब बोन मैरो, टी का मतलब थाइमस ग्रंथि। नोट कर लो, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।